नमस्कार दोस्तों, जज्बात के इस एपिसोड में आपका अपने बहुत-बहुत तन स्वागत है। में आग लगाता है सूरज, तब दुनिया के पास उजाला जाता है। पहली बार मंच पे गया था, ठीक ठाक ऑडियंस थी सामने। तो पांचवी छठी कविता करने के बाद जो संचालक जो निजामत कर रहे थे, जो संचालक महोदय थे, उन्होंने कहा बहुत अच्छी कविता सुनाई आपकी, अब आप बैठें, अब दूसरे कवि आएंगे। तो उनका उनका इशारा मैं समझ गया और मैंने अपनी तकरीरों में इतनी होशियारी कीजिए, अपनी तकरीरों में इतनी होशियारी कीजिए, शेर हल्का हो अगर आवाज भारी कीजिए। कि नदी के दो झिलमिलाते किनारे, नदी के दो दो झिलमिल झिलमिलाते किनारे चाहते हैं एक दूसरे को आलिंगनबद्ध करना। कितना सुंदर। आलिंगनबद्ध मतलब वो हाँ एम्ब्रेस हाँ। करना, गले जी लगाना। जी। जी नदी जी। के दो झिलमिलाते किनारे चाहते हैं एक दूसरे को आलिंगनबद्ध करना, मगर जानते हैं ये नहीं है मुमकिन। मगर जानते हैं ये नहीं है मुमकिन, मिलन होगा मगर सागर में जाकर, जहाँ बहुत किनारे सुंदर। अपना अस्तित्व खो देंगे। नमस्कार दोस्तों, जज्बात के इस एपिसोड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आपके रिस्पॉन्स के लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपने जिस तरह से हमें सराहा है, जिस तरह से रिएक्ट किया है हमारे अब तक के दोनों एपिसोड्स को और कवियों को, उसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आज इस कार्यक्रम में एक बदलाव हम लोग लेकर के आए हैं और बहुत सारे कवियों को ना ला करके हमने एक हैवी वेट जो है लखनऊ से लेकर के आए हैं। चंद्रशेखर वर्मा जी हमारे साथ हैं आज और चंद्रशेखर जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है बहुत जज्बात के बहुत एपिसोड में। आभार आपका। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, हमारा जो ऊज़ ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म है, वो एक कम्युनिटी ड्रिवन ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है और इस पे हमारी कोशिश ये रहती है कि जितने भी टैलेंट हैं जो ज़्यादा बड़ी ऑडियंस से रूबरू नहीं हुए हैं आज तक, उनको हम इस माध्यम से जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, मैंने चंद्रशेखर जी को सुना हुआ है पहले और लाइव सुनने का जो है सौभाग्य आज प्राप्त हुआ है। तो पहले सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत चंद्रशेखर जी एक बार फिर जी, हमारे इस शो में। बहुत बहुत और आभार आपका वैभव जी, मुझे ये सम्मान प्रदान करने के लिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके इस प्लेटफॉर्म पे आकर आज। धन्यवाद। तो चंद्रशेखर जी शुरू करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ से। अभी तक हमारे दर्शकों को हम आपका छोटा-सा इंट्रोडक्शन दे पाए हैं। ही इज़ अ साइंटिस्ट, ही इज़ अ रिसर्चर, ही इज़ अ स्पीकर, पब्लिक स्पीकर। बट अब तक की जो आपकी जर्नी है वो थोड़ा-सा हम उस पे प्रकाश डालना चाहेंगे। तो प्लीज़। जी, तो मैं शुरू से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मेरा जन्म एक सौभाग्य से एक साहित्यिक परिवार में हुआ। मेरे जो बाबा हैं, वो बहुत उनके नाम को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। श्री भगवती चरण वर्मा, जो कि हिंदी साहित्य का एक बहुत ही बड़ा नाम है। बिल्कुल। चित्रलेखा के बारे में सबने ज़्यादातर लोगों ने सुना हुआ है, उस पे फ़िल्म भी बनी है। और मेरे फादर श्री धीरेन्द्र वर्मा भी हिंदी के राइटर हैं, उनके भी 8 पुरस्कार आ चुके हैं, 8 नॉवेल्स आ चुके हैं, उनको भी कई सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। जी। तो ये मुझ पर लाज़मी था कि मैं भी साहित्य की दिशा में कुछ कार्य करूँ और ये जो सपना था, ये मैंने काफ़ी साल पहले अपनी बचपन से ही संजो लिया था। हुँ, लेकिन हुँ। फिर स्कूल, कॉलेज और पढ़ाई-लिखाई, नौकरी का चक्कर, तो इन सब में उलझ के रह गए। और छोटी-मोटी कविताएँ करते रहते थे, पर कोई इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेते थे। जैसा कि होता है आमतौर पे कॉलेज के दिनों में, आप जब यूनिवर्सिटी जाते हैं और पहली बार आपका सामना होता है अपोज़िट जेंडर से, तो उस हाँ, वक़्त हाँ। आपका कवि का भाव थोड़ा-सा उभरता है और रोमांटिक कविता आप लिखते हैं और उसी दौरान थोड़ा-सा एक रिबेल भी आपके अंदर जगता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि 18 से 30 साल की उम्र तक सभी लोग के अंदर थोड़ा-थोड़ा एक रिबेल, एक मार्क्सवाद, एक कम्युनिज़्म उभरता है। तो वो भी एक दौर था जब हम थोड़ी-सी चोट करने वाली कविताएँ भी कह लेते थे, लेकिन बहुत फॉर्मल कविताएँ नहीं थी वो, शौकिया थीं और वो कविताएँ कहाँ गईं, कहाँ खो गईं, मुझे मालूम ही नहीं। तब ये ज़माना भी नहीं था कि हम उसको क्लाउड पे स्टोर कर सकते। तो वो कविताएँ सिर्फ़ कागज़ों पे लिखी गईं और वो कहाँ चली गईं कुछ मालूम नहीं चलता। कभी-कभी हाथ लग जाती हैं 1 आध 2 सफाई-वफाई करते वक़्त, तो वो बहुत बचकानी लगती हैं अब।
मैंने फिर जब मैं नौकरी शुरू की तो टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरी पहली नौकरी हुई और जी। वहाँ पे मैं मार्केटिंग हैंडल कर रहा था, तो कविता से कोई लेना देना था नहीं उसका। और मैंने फिर जब टाइम्स ऑफ इंडिया से इस्तीफ़ा दिया तो मैंने रिलायंस इंडस्ट्री ज्वाइन की। और दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए, वो जो जिस रिलायंस के जिस वर्टिकल को मैंने ज्वाइन किया था, उनका जो रिटेल सेगमेंट था, वो उसके ऑपरेशंस यूपी में असमय ही बंद कर दिए गए। 1.5-2 साल चला वो मामला, उसके बाद वो किसी राजनीतिक कारणों से उन्हें बंद करना पड़ा। और तब से मैंने फ्रीलांसिंग शुरू की। मैं सॉफ्ट स्किल्स का ट्रेनर था, बिहेवियरल साइंटिस्ट था, तो मुझे लोगों के व्यवहार पढ़ने में मज़ा आता था। मैंने एमए साइकोलॉजी में किया और उसके बाद मैंने बिहेवियरल साइंस में कुछ सर्टिफिकेट्स भी लिए, तो वो मेरा काम था। और उसी दौरान मैंने लोगों को जब स्टडी करना शुरू किया तो मेरी इंसाइट थोड़ी सी बढ़ी। जब आप लोगों को समझने लगते हैं, लोगों से मिलने लगते हैं, लोगों से बात करने लगते हैं, तो आपके अंदर एक आपकी जो इंसाइट होती है डेवलप होने लगती है। और मेरे ख्याल में वही दौर था जब मैंने कविता लिखना दोबारा शुरू किया। और उसी बीच मैंने एक अपना नॉवेल भी पूरा कर लिया जो अंग्रेज़ी में है, कॉर्नर्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन उसका नाम है। और ये नॉवेल भी ह्यूमन साइकी पे है, मतलब किस तरह से लोग सोचते हैं, अच्छा। किस तरह से उनका बिहेवियर होता है। कुछ-कुछ वैसा है, हालाँकि उसकी पृष्ठभूमि रिलेशनशिप्स है, पर उसी रिलेशनशिप में किस तरह से आदमी की थॉट प्रोसेस बदलती है, वो उसका विषय वस्तु था। और तभी मेरी कविता थोड़ी-सी कह सकते हैं कि परिपक्व होनी शुरू की, जो मैं समझता था कि अब लोगों के सामने लाई जा सकती है। और सोशल मीडिया ने बड़ा योगदान दिया, क्योंकि अब आपके पास मंच हो या ना हो, सोशल मीडिया है। आपको कोई बुलाए या ना बुलाए कविता रिसाइट करने के लिए, आप अपना सारा दर्द फेसबुक पे और इंस्टा पे उड़ेल सकते हैं। तो इस तरह से कुछ-कुछ कविता से मेरा ताल्लुक बना। तो पहली कविता को किस एज में और मंच पे कब पहुंचे पहली बार? देखिए, पहली कविता तो शायद लिख दी होगी जब मेरे ख्याल में 8-9 साल के रहे होंगे, जो तुकबंदी कर दी कि अच्छा। मीठा मीठा होता काम, उसको खाना होता काम, समथिंग लाइक दैट। जो जो तुकबंदी मैंने की थी। और अ, उसके बाद मेरे ख्याल में सीधे फिर जंप मार के हम यूनिवर्सिटी जब पहुंचे होंगे, तो पहली कविता जो कुछ-कुछ रोमांस उसमें रहा होगा, किसी को देखकर लिखने का विचार आया होगा, तो वो बिल्कुल। लिखी। मंच से तभी दूर थे, क्योंकि मंच पे मैं जाना ज़रूर चाहता था। लोगों को जब देखता था मंच पे पढ़ते हुए, सबसे पहले अपने बाबा को ही देखा मंचों पर। हरिवंश राय बच्चन जी को सुना, नीरज जी। जी से खासा प्रभावित हुआ, रमानाथ अवस्थी जी को सुना। तो मन में एक वो तो था ही कि जब आप मंच पे पढ़ते हैं, मंत्रमुग्ध कर देते हैं, ऑडियंस तालियां बजाती है और आपको मंच छोड़ने नहीं देती है, वापस बुलाती है। तो वो अभिभूत करने की जो क्षमता कवियों में होती है, उससे मैं बहुत प्रभावित था और मैं भी जाना चाहता था मंच पर। जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में था वैभव जी, तो थोड़ा-सा अ, आप जानते हैं कि अखबार के नाम से सभी लोग थोड़ा-थोड़ा घबराते हैं। तो हम्म। लखनऊ में एक आयोजन होता है पुस्तक मेला करके, जी। तो उस पुस्तक मेला में कवि सम्मेलन भी होता था। तो आयोजकों को जब मैंने कहा कि मेरी इच्छा है कविता पढ़ने की, तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया और मुझे कहा कि आप आएँ, मंच पे पढ़ें कविता। तो एक 10-12 पंक्तियाँ मैंने लिखी थी, जिनको मैं उस वक़्त गज़ल समझता था। वो गज़ल थी नहीं, पर समझता मैं था। गज़ल समझता था। तो मैं बड़ी खुश था मैं उससे, मतलब आई वाज़ वेरी हैप्पी कि मैंने क्या कमाल किया है। तो उस गज़ल को लेके मैं मंच पे पहुँचा और भाई साहब, जो मेरी हूटिंग हुई है अच्छा। कि मतलब मैं तो इरादा करके गया था कि इसको पढ़ने के बाद 3-4 और पढ़ूँगा, क्योंकि वन्स मोर होगा और तालियाँ बजेंगी और मुझे जाने नहीं दिया जाएगा। जी। पर वो एक भी पूरी करने का मौका नहीं मिला। तीसरी या चौथी पंक्ति से ही मैं जो एक रिएक्शन होती है ऑडियंस की, वो आप समझने लगते हैं। और मैं बुरी तरह से नर्वस था, बुरी तरह से घबराया हुआ था। पहली बार मंच पे गया था, ठीक-ठाक ऑडियंस थी सामने। तो 5वीं छठी कविता करने के बाद जो संचालक जो निज़ामत कर रहे थे, जो संचालक महोदय थे, उन्होंने कहा बहुत अच्छी कविता सुनाई आपकी, अब आप बैठें, अब दूसरे कवि आएँगे। तो उनका उनका इशारा मैं समझ गया और मैंने अपना स्थान ले लिया। अगले 1 घंटे तक मैं यही सोचता था कि मैंने क्या गलती की है? मैंने क्या चीज़ ऐसी थी जो
लोगों को पसंद नहीं आई, जो मुझे बहुत पसंद थी पर लोगों को पसंद नहीं आई। तब मैंने रियलाइज़ किया कि हर कवि को, हर शायर को एक ये बहुत मुगालता होता है कि वो बहुत अच्छा कहते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। आप जितना भी अच्छा कहते हो, अगर वो चीज़ दूसरों को समझ में नहीं आ रही है, तो कृपया आप लिखें, लिखने में मना नहीं कर रहा हूँ, फिर अपने तक रखें। पर अगर आप सुनाना चाहते हैं लोगों को, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ वैभव जी कि आपने खाना खाना है, आप घर में अकेले हैं और आपको भूख लगी है, आप किचन में जाएँगे, जैसे-तैसे जो मिलेगा, मैगी बना लेंगे, दाल-चावल मिला के बना लेंगे और खा लेंगे, उसी बर्तन में खा लेंगे। पर अगर आपके घर पे मेहमान आने वाले हैं, आप खाने को लेआउट करेंगे ढंग से, अच्छी चीज़ बनाएँगे सबसे पहले, फिर उसको लेआउट करेंगे, प्रेजेंटेशन। प्रेज़ेंटेशन देंगे, तो मुझे लगता है कि कविता इज़ अ परफ़ॉर्मेंस। कविता सिर्फ़ लिखने की चीज़ नहीं है, उसमें उसके साथ परफ़ॉर्मेंस भी जुड़ी हुई है। तो बिल्कुल वो सही बात। परफ़ॉर्मेंस तभी अंदर से आती है जब आपने अच्छी चीज़ लिखी हो और उसको ठीक से प्रेज़ेंट करते हैं। तो वो मुझे उस दिन समझ में आ गया और आप विश्वास मानिए उस दिन तो मैंने ख़ैर एक मन में एक निश्चय लिया था कि अब मैं मंच पे नहीं जाऊँगा, पर 4-5 साल के अंदर ही ये निश्चय जो था वो टूटने सा लगा और अंदर से आवाज़ आने लगी कि अब आप ठीक-ठाक कहने लगे हैं, आप जाएँ। तो मुझे लगता है कि 2015 या 16 में मैंने एक मुशायरा पढ़ा जहाँ पे मुझे ठीक-ठाक दाद मिली और हाँ, हाँ। ठीक-ठाक एप्रिसिएशन मिला। उन लोगों से मिला जो मुझको नहीं जानते थे, जिनके पास कोई कारण नहीं था कि इनके लिए ताली बजाएँ या इनको वाह-वाह करें। तो जब ऐसे सेक्टर से आपको एप्रिसिएशन मिलता है, प्रशंसा मिलती है, तो आप समझते हैं कि आपने कुछ ठीक-ठाक काम कर दिया होगा। और बिल्कुल। अब मैं समझता हूँ कि कुछ-कुछ कभी-कभार मैं ऐसा कह लेता हूँ कि जो लोगों को पसंद आ जाता है। तो मोटिवेशन कौन रहा? कौन किसने प्रेरणा दी आगे मंच पे बोलने की? देखिए कॉलेज के दिनों का तो मैंने आपको बता ही दिया कि वहाँ पे बिल्कुल। कई तो क्या कई वो प्रेरणा सेक्टर्स अभी भी आपके साथ है? अ, टफ जी, क्वेश्चन। मैं मतलब उनसे मेरी बात होती है और हमारी बहुत अच्छी मित्रता है और वेरी गुड। उनका काफ़ी कुछ योगदान है। हाँ, और हाँ। अभी जो करंट ट्रेंड है जिसको हम कह सकते हैं कि जब आप थोड़ा-सा प्रोफ़ेशनली लिखने लगते हैं, तो इसमें मुझे जिन लोगों ने मदद की उनके मैं मुझे नाम लेने में बड़ा अच्छा लगेगा। एक शेषधर तिवारी जी हैं, इलाहाबाद के रहने वाले हैं। उनसे हुँ, हुँ। मैं फ़ेसबुक के माध्यम से जुड़ा था और उन उनके साथ भी कुछ-कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ कि उन्होंने कहा कि आप अगर गज़ल सीखना च उन अपने फ़ेसबुक पे एक स्टेटस डाली थी, अगर आप गज़ल से जुड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मुझे संपर्क करें। अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया था। मैंने उन्हें संपर्क किया तो उन्होंने कहा एक अपनी गज़ल भेजिए, मैंने उनको भेजी, उनका जवाब आया बहुत ही वाहियात है। तो हाँ, तो मैंने कहा कि ये क्यों वाहियात है ये बताएँ? तब से उन्होंने बताना शुरू किया तो उन्होंने बहुत मदद की मेरी गज़ल के जो अरूज़ हैं, व्याकरण है, ग्रामर है उसको समझने में। और इसके अलावा मैं जिन लोग से बहुत इम्प्रेस्ड हुआ, जिनकी गज़लें सुन-सुन कर मुझे लगा कि ये गज़ल कहनी चाहिए, उनमें एक हमारे लखनऊ के ही मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं मनीष शुक्ला जी। हाँ, और हाँ। इसके अलावा मैंने फ़रहत एहसास साहब से बहुत प्रेरणा ली है, मतलब उनके उनके जैसा अगर एक शेर भी कह पाऊँ मैं अपनी ज़िंदगी में तो बहुत बड़ी बात होगी। जी। शारिक कैफ़ी साहब मुझे बहुत पसंद हैं। एक बहुत यंग सा शायर है 22-23 साल का चिराग शर्मा, उसको मैं बहुत सुनता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ। तो इस तरह से कई सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे प्रेरित किया है और इनकी बातें सुनता हूँ, इनको पढ़ता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। चंद्रशेखर जी, मैंने एक चीज़ देखी है कि लिखना एक चीज़ है और उसको मंच पे जाकर के उस अदायगी से पेश करना जो है ना, वो एक अलग चीज़ है। मैं खुद इतने सालों से लिखता आ रहा हूँ, करीबन तकरीबन 25-30 साल से लिख रहा हूँ, लेकिन कभी मंच पे जाकर के और एक लहज़ा है, एक स्टाइल है, वो अपने आप में। तो कहाँ तक आपको प्रेरणा मिली? कहाँ तक आपको ईज़ी रहा इस जी, ट्रांज़िशन? देखिए आप एकदम सही कह रहे हैं। मैं हमेशा मानता हूँ कि मंच की परफ़ॉर्मेंस कभी-कभी कविता से ज़्यादा ज़रूरी और बड़ी हो जाती है। जी। मेरा एक शेर है कि अपनी तकरीरों में इतनी होशियारी कीजिए, अपनी तकरीरों में इतनी होशियारी कीजिए, शेर हल्का हो अगर आवाज़ भारी कीजिए। तो अक्सर क्या होता है कि हम हल्की बात को अगर इस अंदाज में कहें, इस प्रेजेंटेशन के साथ कहें तो बड़ी भारी मानने लगती है। और मैं नाम किसी का नहीं लूँगा कि बहुत सारे ऑर्डिनरी कवि और शायर हैं जो मंच पे लोगों की नब्ज़ पकड़ना जानते हैं जी। और वो बहुत हिट होते हैं।
और ऐसे भी बहुत से शायर हैं, फरहद साहब का ही नाम ले लें, जो कि बहुत बहुत अच्छा लिखते हैं, पर वो मंच के जो तामझाम है वो नहीं समझते हैं, वो मंच के टीम-टाम नहीं समझते हैं, वो अपने अंदाज में पढ़ते हैं। धीरे-धीरे वो अंदाज पसंद आने लगता है लोगों को। लेकिन शुरू-शुरू में तो लोग कहते हैं साहब उनको बुलाइए जो थोड़ा-सा करके सुनाते हैं या जिनके अंदाज होते हैं। तो ये फ़र्क है। पर मैं सबसे यही कहूँगा कि देखिए मंच पे आपकी एक्सेप्टेंस जो होती है वो आपकी तड़क-भड़क या टीम-टाम से हो सकती है, पर मंच पे सस्टेन करने के लिए आपको अच्छी कविता ही करनी पड़ेगी। करेक्ट, सही बात है। जी, आपका कंटेंट कितना मीनिंगफुल है, ये जी। बताएगा आप कितनी देर तक टिक पाएँगे। एंट्री आपको मिल जाएगी आपकी टीम-टाम से, एंट्री आपको हाँ, मिल जाएगी आपके तड़क-भड़क से, आपके लटके-झटके जिसको आप कुछ कह लें, और 1-2 बार आपको लोग सुनेंगे भी, बट यू विल स्टे देयर ओनली व्हेन यू हैव अ गुड कंटेंट। एब्सोल्युटली। तो आप कितनी तैयारी करते हैं अपने किसी भी शो से पहले या किसी भी मंच पे जाने से पहले? देखिए, ये बहुत ही मुश्किल सवाल है वैभव जी। क्या होता है कि आप जब मंच पे जा रहे होते हैं, तो आपको 10, 12, 15 लोगों के साथ पढ़ना होता है। आपका नंबर शुरू-शुरू में आ जाए, तो फिर भी आसान है कि आपने जो कंटेंट तैयार किया है, आपने कह लिया। लेकिन यदि आपसे पहले किसी अच्छे शायर ने या कवि ने वहाँ माहौल बना दिया है, देन सही इट बात है। बिकम्स अ बिग चैलेंज फॉर यू। मतलब फिर तो आपको उसी माहौल में ढलना पड़ेगा। अब आप हाँ, सोच के जाते हैं, ये तैयारी मैं करता हूँ कि आयोजकों से पूछ लेता हूँ कि कितने लोग होंगे, किस एरिया में है, कौन कौन लोग मंच पे होंगे, तो जितने सवाल मुमकिन हैं अपनी ऑडियंस के बारे में, ये मैं एज अ पब्लिक स्पीकर भी जानता हूँ कि मुझे अगर कविता नहीं भी करनी है, मोटिवेशनल लेक्चर भी देना है, तो भी ये सवाल बड़े लाजिम है आपको पूछने चाहिए कि कितने लोग होंगे, मेल फीमेल रेशियो कितना होगा, उनकी कितने पढ़े लिखे लोग होंगे, क्या टाइमिंग है, ऑल दैट आप प्रिपेयर करते हैं। पर आप वहां जब पहुंच गए और वहां पे आपने एकदम विपरीत माहौल देखा, जिस जो आप तैयारी करके आए हैं, मान लीजिए आप सोच के आए हैं कि यार इस समय सियासत थोड़ी गरमाई हुई है, कुछ एक आध शेर सियासत पे करेंगे, लोग तालियां बजा देंगे, पर उससे पहले किसी ने वहां पर कुछ और ही मुद्दा उठा दिया है, और उस वक्त आप अगर सियासत पे बात करेंगे कोई सुनेगा ही नहीं। सही तो बात है। आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि देखिए, कुल जमा 8-10 माहौल हो सकते हैं, या तो देशभक्ति का माहौल बन जाएगा, या फ़लसफ़े का माहौल बन जाएगा, या फिर श्रृंगार का माहौल बन जाएगा। तो कुछ 8-10 चीज़ें हैं जो रहेंगी। तो आपको उस माहौल में ढलने के लिए अलर्ट रहना पड़ेगा, और इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपकी 10, 12, 15 रचनाएँ ऐसी हों, जो आपको कंठस्थ हों, कि बिल्कुल। ज़रूरत पड़ने पर मैं इसको जो आपकी नुमाइंदगी कर सके किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। यहाँ पर एक चीज़ और कहूँगा कि अगर आपकी शायरी में दम है, और बहुत ज़्यादा दम है, तो उसमें ये क़ुव्वत भी होती है कि वो माहौल को तोड़ दे और आपका अपना माहौल बना दे। बिल्कुल सही बात तो है। मैं कोशिश में हूँ कि मैं उस मुकाम पे पहुँच जाऊँ जबकि मुझे ये फ़र्क ना पड़े। बहुत से शायर हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इंशाल्लाह उनसे आप ज़रूर पहले पहुँचेंगे, हमारी दुआएँ उनसे पहले आपके साथ। ज़रूर, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो उन उन शायरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनसे पहले किसने क्या पढ़ा है, क्या सुनाया है। वो जब आते हैं, तो फिर वो अपनी बात कहते हैं और फिर सब लोग उनकी बात सुनते हैं। तो आज शुरुआत करते हैं। आज कुछ क्या किस मिज़ाज का सुनाना चाहेंगे, ये आपके ऊपर आप छोड़ दिया। आप बताएँ, मेरे पास जो मुझे कंठस्थ हैं, जो जिनको लोगों ने पसंद किया है, मैं पहले कुछ वो सुनना उन्हीं में से। चाहेंगे जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? अपनी खुद की लिखी हुई रचनाओं में जो सबसे ज़्यादा आपको पसंद है, वो सुनना चाहेंगे? देखिए, ये तो आप पूछ रहे हैं कि आपके अपने जो 4 या 5 या 10 बच्चे हैं, उनमें आपको सबसे ज़्यादा प्रिय कौन है? हाँ, पर देखिए, एक ग़ज़ल ऐसी है जो कि बहुत, मैं आपको बता दूँ कि ये भी एक ईमानदारी की बात है जो मैं आपसे आज इस प्रोग्राम में कहने जा रहा हूँ कि हालाँकि ग़ज़ल जनरली उर्दू की विधा है, और मुझे उर्दू वोकैब्युलरी पे बहुत ज़्यादा पकड़ नहीं है। हुँ, मतलब जो जो बहुत डीप मीनिंग होते हैं, वो नहीं आते हैं मुझे। सीख रहा हूँ, मतलब हर बार जब मैं गज़ल कहता हूँ या किसी की पढ़ता हूँ या सुनता हूँ, तो उसमें 2-4 लफ्ज़ ऐसे आते हैं जिनका मुझे मायने नहीं मालूम है, तो मैं उसको फिर सर्च करता हूँ, उस पे थोड़ा काम भी करता हूँ कि उस कहाँ पे उसका इस्तेमाल हुआ है, मैं रेख्ता पे जाके ढूँढता हूँ कि हुँ, सही समझ में आ जाए। लेकिन मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि आपकी गज़ल के अल्फ़ाज़ जितने सरल होंगे, सिंपल होंगे, उतना ही आप ज़्यादा कनेक्ट करेंगे ऑडियंस के बिल्कुल सही साथ। बात है।
और ये भी एक आर्ट है कि अगर आप बात गहरी करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए मोटे मोटे अल्फाज भी लेके आएं। आप सरल शब्दों में भी कुछ गहरी बात कर सकते हैं। एक गज़ल के कुछ शेर देखें, अगर आपको अच्छा। लगे कि आसान, बहुत आसान शब्दों में मैंने बोली है जी। कि अखबारों में थोड़ी उछाला जाता है, अखबारों में थोड़ी उछाला जाता है। अखबारों में थोड़ी उछाला जाता है, नेकी को दरिया में डाला जाता है। बहुत खूब। अखबारों में थोड़ी उछाला जाता है, नेकी को दरिया में डाला जाता है, और अपने तन में आग लगाता है सूरज। अपने तन में आग लगाता है सूरज, तब दुनिया के पास उजाला जाता है। बहुत खूब, बहुत खूब। अपने तन में आग लगाता है सूरज, तब दुनिया के पास उजाला जाता है, और बात कभी कड़वी भी कहनी पड़ती है। बात कभी कड़वी भी कहनी पड़ती है। बात कभी कड़वी भी कहनी पड़ती है, ऐसे में लहजे को संभाला जाता है। वाह। बात कभी कड़वी भी कहनी पड़ती है, ऐसे में लहजे को संभाला जाता है, और पहले मुखौटा बन जाता है इंसान का। पहले मुखौटा बन जाता है इंसान का, बाद में फिर चेहरे को ढाला जाता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। पहले मुखौटा बन जाता है इंसान का, बाद में फिर चेहरे को ढाला जाता है, और दो मुल्कों में होने वाली जंगों को, दो मुल्कों में होने वाली जंगों को, दो मुल्कों में होने वाली जंगों को जंग की धमकी देकर टाला जाता है। बहुत अच्छे। कि बड़ी दो बात। मुल्कों में होने वाली जंगों को जंग की धमकी देकर टाला जाता है। और एक शेर यूं हुआ था कि शोहरत के दर की चौखट कुछ नीची है, शोहरत के दर की चौखट कुछ नीची है, अंदर केवल झुकने वाला जाता है। बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। कि शोहरत के दर की चौखट कुछ नीची है, अंदर केवल झुकने वाला जाता है। और ये आखिरी शेर कि पांव से जब कांटे का निकलना मुश्किल हो, पांव से जब कांटे का निकलना मुश्किल हो, तब कांटे से पांव निकाला जाता है। वाह, क्या बात है। कि पांव से जब कांटे का निकलना मुश्किल हो, तब कांटे से पांव निकाला जाता है, अखबारों में थोड़ी उछाला जाता है, नेकी को दरिया में डाला जाता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत कितनी शुक्रिया। पुरानी लिखी हुई है ये इस गजल को हो गए होंगे मेरे ख्याल में 4-5 साल, शुरू के दौर की है ये। ये मतलब हर दौर में अगर देखा जाए तो रिलेवेंट है। जी, कुछ 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 चीज़ें हो जाती हैं वैभव जी, जब आप समझते हैं कि आपने बहुत साधारण सी बात की है, पर जब आपको लोगों के फीडबैक मिलते हैं तब आपको समझ में आता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप खुद कुछ नहीं लिखते हैं, कोई और अदृश्य शक्ति आप पे मेहरबानी करती है और आपसे लिखवाती है। जी, बिल्कुल सही बात है। मुझे आज भी याद है, मैंने शायद अपनी पहली कविता जो है ना 9th या 10th स्टैंडर्ड में लिखी थी, वही जो आपने एज बताई उसी। जी जी। और उस टाइम एक मैगजीन आया करती थी, कादम्बनी, हिंदुस्तान बहुत टाइम्स की, तो याद बहुत हो। फेमस। जी जी बिल्कुल। तो उसमें एक कॉलम आता था प्रवेश करके। तो 9th क्लास में मेरे ख्याल 14-15 साल की उम्र रही होगी। जी जी। तो वो लेकिन पब्लिश हुई प्रवेश कॉलम में। और वो याद है बहुत बड़ी मुझे, बात है। तो मैं याद आ गया तो मैं आपने सुना। उसको सहेज के रखा है क्या, हाँ, उस वो कविता ज़हन को? में है, वो और ज़हन तो में है। सुनाए प्लीज, आपसे सुना जाए, बहुत मजा आएगा। कि नदी के दो झिलमिलाते किनारे, नदी के दो दो झिलमिल, झिलमिलाते किनारे, चाहते हैं एक दूसरे को आलिंगनबद्ध करना। कितना सुंदर। आलिंगनबद्ध मतलब वो हाँ एम्ब्रेस हाँ। करना, गले जी लगाना। जी। जी नदी जी। के दो झिलमिलाते किनारे, चाहते हैं एक दूसरे को आलिंगनबद्ध करना, मगर जानते हैं ये नहीं है मुमकिन, मगर जानते हैं ये नहीं है मुमकिन, मिलन होगा मगर सागर में जाकर, जहाँ बहुत किनारे सुंदर, अपना अस्तित्व खो देंगे। बहुत अच्छी बात है, कितनी गहरी बात है, बहुत हाँ, सुंदर। मैं गंगा नगरी का रहने वाला हूँ, मतलब ये चीज़ बिल्कुल जो कहाँ से आप? प्रत्यक्ष इलाहाबाद देखा से हैं, आपने। प्रयागराज से मैं हैं कि? हरिद्वार, हरिद्वार। आप हरिद्वार से हैं? वाह वाह वाह। हाँ जी।
तो हरिद्वार में मतलब जब आप गंगा जी की आरती करते में बैठे हैं और देख रहे हैं कि ये किनारे जो है ना साथ साथ चल रहे हैं और मीलों चल रहे हैं, और हाँ मिलेंगे बिल्कुल, मिलेंगे तो सागर में जाकर के। तो, करेक्ट करेक्ट। तो उसके ऊपर लिखा था ये, लेकिन बहुत बड़ी बात सुंदर है। और देखिए आपने जब जिस आप बता रहे हैं जिस एज ग्रुप में आपने लिखा, उन दौरान ऐसी गंभीर बातें या इतनी गहरी बातें आमतौर पे लोग न लिखते हैं न लिख पाते हैं। तो जी, बहुत आपको बधाई। और मुझे लगता है कि अगर आपने कविता लिखना बंद कर दिया है तो आप अपने साथ बहुत अन्याय किया है। मैं उम्मीद करता नहीं हूँ कि नहीं, लिख आप लेता हूँ, अभी भी लिख लेता हूँ। लिखना चाहिए। और आज हम आपको सुनने के लिए बैठे हैं, तो बीच बीच में जहां मैं इंस्पायर होऊंगा आपसे तो कुछ ना कुछ जरूर सुनाऊंगा, अवश्य सुनाएं। है ना। तो आगे जी। कुछ और जो ना। देखिए एक एक मैं आपको गजल और पढ़ के सुनाता हूँ। ये गजल जैसे कह रहा हूँ ना कि जब आप लिख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं, तो आपको आभास नहीं होता है कि आप क्यों कह रहे हैं, किस मूड में कह रहे हैं। देखिए जी है मेरे पास ऐसी भी गजलें जो मैंने जबरदस्ती लिखी हैं कि एक मूड आया, आपने उसको लिखने की कोशिश की। बाकी पे अगर मैं सोचने बैठूं कि मैंने कब लिखी थी और क्यों लिखी थी, किस कैफियत में था मैं उस वक्त, किस मूड में था मैंने जब लिखी, तो ये सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट कविता कभी कभी अच्छी हो जाती है। तो एक गजल देखें कि जी। फोन पर जब पूछता है बाबूजी का हाल बेटा, फोन पर जो फोन पूछता है। पर जब पूछता है बाबूजी का हाल बेटा, माँ समझ जाती है आएगा नहीं इस साल बेटा। वाह। फोन पर जब बहुत पूछता है बाबूजी का हाल बेटा, माँ समझ जाती है आएगा नहीं इस साल बेटा। और ढूंढती है रोज घर में, माँ नहीं ये जानती है। ढूंढती है रोज घर में, माँ नहीं ये जानती है। ले गया परदेस अपने साथ अपनी नाल बेटा। वाह, क्या बात है। एक कॉन्सेप्ट होता है नाल का, आप हाँ जानते ही जी। होंगे, कि वो घर में गाड़ दी जाती थी कि बच्चा कहीं दूर ना जाए। तो उसी पर यूं शेर हुआ था कि ढूंढती है रोज घर में, माँ नहीं ये जानती है। ले गया परदेस अपने साथ अपनी नाल बेटा। और यूं वसीयत में करोड़ों हो गए हैं नाम उसके। यूं वसीयत में करोड़ों हो गए हैं नाम उसके। बाप के जाने से लेकिन हो गया कंगाल बेटा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत 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 खूबसूरत। शुक्रिया कि यूं वसीयत में करोड़ों हो गए हैं नाम उसके। बाप के जाने से लेकिन हो गया कंगाल बेटा। और बच्चों से बोली ये चिड़िया, याद रखना बात मेरी। बहुत अच्छे। बच्चों से बोली ये चिड़िया, याद रखना बात मेरी। दे रहा जो आज दाने, फेंकेगा कल जाल बेटा। वाह। बच्चों से बहुत बोली ये चिड़िया, याद रखना बात मेरी। दे रहा जो आज दाने, फेंकेगा कल जाल बेटा। और श्राप श्राप श्राद्ध के दिन दे के तर्पण, पुरखों पे एहसान कर दे। श्राद्ध के दिन देकर तर्पण पुरखों पे एहसान कर दे। श्राद्ध के दिन दे के तर्पण, पुरखों पे एहसान कर दे। याद को उनकी तो फिर अगले बरस पर टाल बेटा। बहुत बढ़िया। कि श्राद्ध के दिन दे के तर्पण, पुरखों पे एहसान कर दे। याद को उनकी तो फिर अगले बरस पर टाल दे बेटा। और ये शेर देखिए मुझे बहुत पसंद है कि बोझ बन सकते नहीं माँ बाप पर बच्चे कभी भी। अच्छा है। बोझ बन सकते नहीं माँ बाप पर बच्चे कभी कभी। भी। भार से फल के कभी टूटी नहीं है डाल बेटा। वाह, क्या बात है। बहुत खूब। बहुत शुक्रिया कि बोझ बन सकते नहीं माँ बाप पर बच्चे कभी भी। भार से फल के कभी टूटी नहीं है डाल बेटा। और ये मक्ते का शेर जिसमें कभी कभार ही अपना नाम इस्तेमाल करता हूँ, पर उसमें है कि उनके जैसा बन सकूं मैं, इतनी सी ख्वाहिश है शेखर। उनके जैसा उनके बन जैसा बन सकूं मैं, इतनी सी ख्वाहिश है शेखर। लोग मुझको दें ये ताना, बाप का नक्काल बेटा। वाह। वेरी नाइस। उनके जैसा बन सकूं मैं, इतनी सी ख्वाहिश है शेखर। लोग मुझको दें ये ताना,
बाप का नक्काल बेटा। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। तो बेसिकली कहीं न कहीं अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, वो आपकी कविता में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, जो आप खुद महसूस कर रहे हो या खुद जो खुद। महसूस करो, जरूरी नहीं कि वो मेरी जिंदगी में कट रहा हो या गुजर रहा हो। कभी कभी क्या होता है कि जैसा मैं शुरू में भी कह रहा था कि इफ यू कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन एंड यू आर सेंसिटिव टू द सराउंडिंग्स, आपको आपकी संवेदना है और आप इग्नोर नहीं कर पाते हैं। आप रास्ते में जा रहे हैं वैभव जी, और बगल में आप देखते हैं किसी का एक्सीडेंट हुआ है। ये पक्की बात है कि लोग जो आपके साथ होंगे वो आपको मना करेंगे, अरे जाने हुँ, दो, जो हो गया सो हो गया। पर आपका मन नहीं मानता, आप जाके देखते हैं, आप इंश्योर करते हैं कि भाई किसी तरह से इसको फर्स्ट एड मिल जाए, इसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। और हुँ, वो घटना आपके मन में अंकित हो जाती, काफ़ी देर तक आपको परेशान करती है। तो अगर बिल्कुल। आपका स्वभाव ऐसा है हर चीज़ को, देखिए एक तो हो गया कि आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं तो आप नोटिस करते हैं, आपको आवाज़ें आती हैं कि सुबह चिड़िया बोलती है या घंटी बज रही है, तो आपके पांचों सेंसेस प्लस वन सेंस, जो जिसको सिक्स सेंस भी कहते हैं, वो जबरदस्त ढंग से एक्टिव है। हम लोग खुद ही मान ले रहे हैं इसको। हम इतना देख ले रहे हैं, इतना शोर सुन ले रहे हैं, टीवी का वॉल्यूम हम 60% पे रखेंगे, 70% पे लगेंगे तो हम इनसेंसिटिव हो जाएंगे साउंड के। अगर हम लोग कहते हैं ना कि जो लोग स्मोक बहुत करते हैं उनकी स्मेल करने की शक्ति थोड़ी थोड़ी सी कम होती हुँ, जाती है। मतलब मैं नोटिस कर, अगर दूध जला हुआ है घर में या हल्का सा भी खीर में लग गई है, तो मैं सबसे पहले, मुझे मेरे घर वाले बहुत घबराते हैं मुझसे कि इनको पता चल जाएगा कि हल्का सा भी अगर लग गया है तो मैं समझ जाऊंगा कि क्या है इसमें। तो ये जो सेंसिटिविटी है आपकी, ये बहुत जरूरी है। और सेंसिटिविटी जरूर होने के बाद ये है कि आपने ये सेंसिटिविटी, तो द्वार हैं, 5 द्वार हैं जो आपने खोल के रखे हैं। उसके बाद उस द्वार से जो अंदर आ रहा है उसको भी आपसे मिलना है, आपको उसके साथ कुछ देर बिताना है। तो कोई भी घटना आपकी ज़िंदगी में अकारण नहीं होती है, उस कारण को पता करना है, तो आप सेंसिटिव हो जाते हैं। तो मुझे आमने-सामने भी ऐसी घटनाएँ दिखती हैं तो कविता प्रेरित हो जाती है उससे। कुछ और से नहीं है और जी। एक देखिए, मैं थोड़ा-सा, अभी तक हमने रोमांस की बात नहीं की है, बिल्कुल, और लाइफ उसके में बिना तो कविता रोमांस पूरी नहीं होती। हो भी नहीं सकती। और रोमांस को आप बिना स्वर के गाएं तो थोड़ा सा उसके साथ नाइंसाफी होती है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो अरे मैं बिल्कुल। थोड़ा तरन्नुम में पढ़ता हूँ, और ये बड़ी अलग ही तबीयत की गज़ल है। इसको आप सुने कि हम्म, नींद में अपनी आँखों को हमने मलमल कर लाल किया, नींद में अपनी आँखों को हमने मलमल कर लाल किया, ख्वाब में उनको छूने की कोशिश में ऐसा हाल किया, ख्वाब में उनको छूने की कोशिश में ऐसा हाल किया। अब ये बहुत साल पुराना शेर है, मतलब बहुत साल पहले कहना चाहिए था, और अब कहा है कि जिस दिन हम बिछड़े थे उनसे जश्न मनाया था उस दिन, जिस दिन हम बिछड़े थे उनसे जश्न मनाया था उस दिन, जश्न मनाया था उस दिन, और फिर उस तारीख पे हमने जलसा भी हर साल किया, बहुत खूब। और फिर उस तारीख पे हमने जलसा भी हर साल किया। पहले देखा चांद खुदा ने सोचा ये तो ठीक बना, पहले देखा चांद खुदा ने सोचा ये तो ठीक बना, सोचा ये तो ठीक बना,
फिर तुझको देखा और बोला, मैंने खूब कमाल किया। फिर बहुत बढ़िया। तुझको देखा और बोला, मैंने खूब कमाल किया। अब आमतौर पे शायरी लोग अपनी महबूब के नाम, अपनी पत्नी के नाम करते हैं। एक शेर मेरा थोड़ा अलग हटके है, अपनी सास के नाम पर, अरे वाह, क्या मदर बात है। मदर इन लॉ की। मैं तेरी अम्मी की इज्जत इस कारण भी करता हूँ। मैं मैं तो तेरी अम्मी की इज्जत इस कारण भी करता हूँ, इस कारण भी करता हूँ। उसने खुदा की दुनिया में खुद पैदा एक जमाल किया। वाह, बहुत बढ़िया। उसने खुदा की दुनिया में। और ये आखिरी शेर वैभव जी, इसको मैं चाहता जी, हूँ आप थोड़ा गौर से सुने। हम लखनऊ शहर से आते हैं, और बिल्कुल। लखनऊ आप अगर आए होंगे तो यहाँ की तहजीब और नफासत से आप वाकिफ होंगे। बात तो है, बिल्कुल। शेर यूं है कि एक तो हम तहजीब के मारे उस पे तकल्लुफ से हारे। एक तो हम तहजीब के मारे उस पे तकल्लुफ से हारे, उस पे तकल्लुफ से हारे। वो तो लब तक लब लाया, पर वो तो लब तक लब लाया, पर हमने आगे गाल वाह, किया। वाह, वाह! वो बहुत तो बढ़िया। लब तक लब लाया, पर हमने आगे गाल किया। बहुत सुंदर, अति सुंदर। बहुत शुक्रिया। तो अक्सर क्या होता है, जब मैं कॉलेज वगैरह में जाता हूँ, वहाँ पे मुझे सुनाने का मौका मिलता है, तब फिर इस तरह की गज़लें वहाँ ज़्यादा चलती हैं, और वो ज़्यादा आपको पॉपुलैरिटी देती हैं। वो लेकिन एज ग्रुप इसमें भी ऐसा है ना, वो जी, एज वो ग्रुप एज भी ऐसा है, वो समझेगा, रिलेट कर पाएगा। वो रिलेट करता है। और अक्सर इस अंतर्द्वंद से भी आपको गुजरना पड़ता है कि आप किसको केटर करें। एक तरफ पूरी जो बहुत एजुकेटेड क्लास है, वो शायद इस तरह के गज़लों को नकार दे, वो कहेगा ये सब क्या आप कह रहे हैं। तो उनको चाहिए कि बहुत सीरियस स्टफ, जैसे मैंने आपको बाकी दो सुनाई। लेकिन अगर मैं वो गज़लें यहाँ सुनाऊंगा कॉलेज में, तो मुझे लगता है कि आपको एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है। बिल्कुल सही एक बात मेरा है। शेर है जो कि इसी मतलब कहना चाहिए इसी विषय पर है कि उसका मैं मतलब ही सुना देता हूँ, फिर शेर सुनाता हूँ कि चिराग अहले जहां के रखकर मैं आसमां को सजा रहा हूँ। वाह! चिराग अहले जहां के रखकर मैं आसमां को सजा रहा हूँ, मुझे अंधेरों का डर नहीं है, मैं अपना सूरज बना रहा हूँ। बहुत खूब। मुझे अंधेरों का डर नहीं है, मैं अपना सूरज बना रहा हूँ। इसी में एक शेर हुआ था ये कि खरीददारों ये मत समझना, हुनर में मेरे कोई कमी है। बहुत अच्छा। खरीददारों ये मत समझना, हुनर में मेरे कोई कमी है। तुम्हारी गुर्बत को देखकर मैं खुद अपनी कीमत घटा रहा हूँ। बहुत खूबसूरत। तो कभी कभी आपको अपनी कीमत घटानी पड़ती है। आप मैं तो मार्केटिंग में रहा हूँ, आप भी मार्केटिंग में रहे हैं। प्रोडक्ट को आपको मार्केट फ्रेंडली बनाने के लिए, कंज्यूमर फ्रेंडली बनाने के लिए उसकी प्राइस के साथ, और हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में रहे हैं वहाँ तो प्राइसिंग का बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट और रोल रहा है। उस ऑर्गेनाइजेशन के माहौल से मैं भी वाकिफ हूँ, 15 साल मैंने मैं भी उसी जानता को हूँ, इसीलिए मैंने आपको बोला कि वहाँ पे उतना अच्छा मार्केटिंग का और प्राइसिंग का खेल मैंने और कहीं नहीं देखा, या जितना टाइम से मैंने हुआ बहुत कुछ एक सीखा है वहाँ से भी। एक मुझे भी कुछ याद आता है, 4 लाइनें जी जी। आपका अभी जो सुना मैंने इमीडिएटली। और ये जज़्बात की बात हो रही है, तो ये कुछ ऐसा है कि जो एक्सपीरियंस है, जो मैं यहाँ पे कैप्चर कर रहा हूँ, 4 लाइनें हैं सिर्फ़, जी जी। कि हम आज भी हँसते हैं देखकर तस्वीरें पुरानी। हम आज भी हंसते हैं देखकर देखकर तस्वीरें तस्वीरें पुरानी। पुरानी, वो समझदारों की दुनिया और हमारी नादानी,
हम कल भी मिलेंगे बिना किसी परवाह, ये मुस्कुराहट है मेरी खानदानी निशानी। हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या तो कहने। जिस खानदान से आए हैं हम, जिस बैकग्राउंड से हम आए हैं, तो ये तो बाय डिफॉल्ट फितरत है, बहुत बढ़िया, सीखा और है। ये फितरत ईश्वर करे हमेशा बनी रहे आपके साथ। जी। तो कुछ जो है पॉलिटिक्स के ऊपर भी आप बता रहे थे, लिखा है आपने। हाँ, मैं कम लिखता हूँ पॉलिटिक्स पर एक आध शेर हैं जो मुझे याद आता है कि लोग सड़कों पर बगावत कर रहे हैं, लोग सड़कों पे बगावत कर रहे हैं। लोग सड़कों पर बगावत कर रहे हैं, आप खत लिखकर शिकायत कर रहे हैं। वाह, क्या बात है। कि लोग सड़कों पर बगावत कर रहे हैं, और एक सेकंड में इसको जरा सा, मुझे याद पूरी नहीं है, एक दो लाइनें में देखनी पड़ेंगी फिर। हाँ, जी। लोग सड़कों पर बगावत कर रहे हैं, आप खत लिखकर शिकायत कर रहे हैं, और जुल्म के इस दौर में खामोश रहकर, जुल्म के इस दौर में खामोश रहकर। जुल्म के इस दौर में खामोश रहकर आप जुल्मों की वकालत कर रहे हैं। बहुत कुछ, बहुत बढ़िया। जुल्म के इस दौर में खामोश रहकर आप जुल्मों की वकालत कर रहे हैं, और हर पियादा आपको शह दे रहा है। अच्छा है। हर पियादा आपको शह दे रहा है, आप कैसी बादशाहत कर रहे हैं। बेहतरीन। हर पियादा आपको शह दे रहा है, आप आप कैसी बादशाहत कर कैसी रहे हैं। बादशाहत कर रहे हैं, और दे रहा हो झूठ जब थोड़ी दिलासा। दे रहा हो झूठ जब थोड़ी जब दिलासा। थोड़ी दिलासा, आप सच कहकर मुसीबत कर रहे हैं। वाह। दे रहा हो झूठ जब थोड़ी दिलासा, आप सच कहकर मुसीबत कर रहे हैं, और कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा सब कुछ। कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा सब कुछ। कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा सब कुछ, कर रहे हैं, माँ बदौलत कर रहे हैं। बहुत अच्छे। कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा सब कुछ, कर रहे हैं, माँ बदौलत कर रहे हैं। जी। घर वालों का क्या रिएक्शन रहता है चंद्रशेखर जी? ये देखिए, ये बड़ा ये इस फील्ड बड़ा में और आपने अच्छा सवाल पूछ लिया। अ, इसका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। जी। कि जब आप एंट्री करते हैं तो आपका स्वागत होता है, ठीक है, आपका स्वागत हुआ कि चलो नई चीज़ शुरू की है इन्होंने और शायरी कर रहे हैं, तो आपको भी थोड़ी सी रिस्पेक्ट मिलती है। फिर आप जब सेकेंड दौर में पहुंचते हैं तो ये होता है कि मतलब दिन भर यही करोगे क्या, क्योंकि ये भी एक जुनून है, इस जुनून को आपको जीना पड़ता है, तभी ये हो बिल्कुल सही पाता बात। है। हम्म। तो उस वक्त बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है कि मतलब और भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें, और भी गम है, मोहब्बत के सिवा वाली बात हो जाती है, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, और शायरी भी मोहब्बत ही है एक तरह से। और जब ये दौर गुजर जाता है तो फिर वापस आ जाता है कि अब करो जो करना है। तो मतलब फिर लोग उदासीन हो जाते हैं। और चौथा दौर ये होता है कि फिर जब आपको उसका फल मिलने लगता है, यानी फिर आपके पास अवार्ड्स आने लगते हैं, आपकी फोटो अखबारों में आने लगती है, आपको एक्नॉलेजमेंट मिलने लगता है। लोग एक्नॉलेजमेंट मिलने लगता है, और आर्थिक रूप से भी आपको थोड़ी सी मदद मिलने लगती है, तो फिर आपका स्वागत होता है कि ठीक कर रहे हैं आप। ये जो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है एक शायर की, उसके घर में मैंने कहा ये फेज जो है ना, मेरे ख्याल हर शायर जो है ना फेस करता ही करता है। नेचुरल है, वो बहुत नेचुरल है। हाँ। देखिए, एंड ऑफ द डे घर वालों को अपने लिए वक्त चाहिए, अपने लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। या तो आप शादी ना करें, देखिए बहुत सारे शायर ऐसे हैं जिन्होंने इस जुनून के पीछे सब कुछ छोड़ दिया, हम्म। तो इतनी हिम्मत मुझ में तो नहीं है, और ना मैं चाहूँगा कि करूँ। लेकिन अगर आप रह रहे हैं घर में, परिवार आपके साथ है, तो आपकी जिम्मेदारी जितनी शायरी के प्रति है उससे ज़्यादा ही परिवार के प्रति है, तो इसको जुनून ना बनने दें। और इससे एक बात और रिलेटेड है जो मैं यंग शायरों को जो हमारी बात सुन रहे होंगे उनको बताना चाहूँगा कि शायरी को अक्सर लोग समझते हैं कि जब तक आप खुद को फना न कर लें, तबाह न कर लें, ये नहीं हो सकती। कुछ हद तक ये बात सही भी है, जो मैंने बहुत बड़े बड़े शायरों को देखा है, चाहे आप जॉन एलिया की बात करें या हमारे लखनऊ के एक भरत भूषण पंत जी थे, मजाज साहब का नाम कह सकते हैं।
लेकिन ये तरीका गलत है। आप शायरी इसके बिना भी कर सकते हैं, और ऐसे भी पचासों एग्जाम्पल्स हैं। गालिब ने नहीं सब कुछ फना होने दिया था, उन्होंने अपना एक क्लास मेंटेन किया था। तो और बहुत बड़े बड़े नाम मिल जाएंगे आज के आपको। शायरों में देख लीजिए आप, हाँ, ताबिश हैं और काबिश हैं, सब खुदा साहब सब हैं। हाँ, सब हैं जिनके परिवार हैं, जो फैमिली के साथ चल रहे हैं। तो वो उस मिस्टिसिज्म में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप उसके बिना भी शायरी कर सकते हैं। जिंदगी को जी, एक्सपीरियंस करिए। दूसरे के दर्द को अगर आप अपना दर्द समझने लगेंगे तो खुद उस दर्द की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बिल्कुल। जॉन एलिया साहब का नाम लिया आपने, तो बहुत अच्छी शायरी, मतलब अक्सर जो है क्लब हाउस पे भी सुनने को मिलती है। जी, तो मैं तो उससे पहले नाम से वाकिफ नहीं था, इस हिमाकत के लिए मैं माफी मांगूंगा। लेकिन जब जितने लोगों को सुना और उनको पढ़ते हुए सुना, तो वाकई में मतलब बहुत एक गहराई। बहुत बड़ी तादाद है यंगस्टर्स की जो जॉन साहब के नाम पर उनकी हाँ, दीवानी है तो एकदम। खासतौर पे यंगस्टर्स हैं। आप आपके और हमारी उम्र के अलावा जो है ना, मतलब 20-21 साल के हम लोग के बाद के लोग ज्यादा में ज्यादा पॉपुलर हैं, वो आप एकदम सही कह रहे हैं। और देखिए, इसके जॉन साहब के साथ एक तो उनका अंदाज जबरदस्त था। जी। आप कभी उनको मंचों पे, मतलब मैंने सामने से तो नहीं सुनने का मौका इवन मिला, पर राहत साहब, राहत इंदौरी साहब। उनका भी बड़ा जबरदस्त अंदाज है। तो वो चीजें काउंट कर जाती है। इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि ये तीन शायर इस दौर के जो बहुत बड़े शायर समझता हूँ मैं जिनको, उसमें एक फरहत एहसास साहब हैं, एक शारिक कैफी साहब हैं, और एक हम्म। फहमी बदानी साहब हैं, जो बहुत अला दर्जे की शायरी कर रहे हैं। लेकिन इनकी स्टेज परफॉर्मेंस में आपको वो बात नहीं मिलेगी जो राहत साहब में या इनमें जॉन साहब में मिलेगी। लेकिन विथ टाइम इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लग गई है, क्योंकि अब लोगों को समझ में आने लगा कि इनके पास कंटेंट है। अभी मैं पीछे एक प्रोग्राम में था, जश्न रेखता, आपने नाम सुना होगा। जी 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 हाँ, तो वहाँ पे मैंने एक बड़ी यंग पोइट को सुना, देहरादून की रहने वाली है, प्रिया मलिक नाम है उनका। जी जी जी। बहुत अच्छा, मतलब एक अलग ही अंदाज अब ये शायरी देखिए, को। जितने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये जो नए शायर आ रहे हैं ये चौंका रहे हैं। और हाँ, कभी कभी रश्क होता है कि क्या जिंदगी को हमने इतने करीब से नहीं देखा था जितने करीब से ये लोग देख रहे हैं। और जबकि इनके ऊपर तारी है इंटरनेट और टेक्नोलॉजी, उसके बिल्कुल। बाद भी ये जिंदगी को हमसे बेहतर महसूस कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ सारे यंगस्टर्स को, जिनको जिनको मैंने सुना है या नहीं सुना है, सबको, कि दे आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग। तो एक लास्ट सिग्नेचर जो है वो हो जाए, जो जी, अब देखिए, सिग्नेचर तो यही है ना कि कौन सी चुनी जाए। पर आज क्या होता है कि जब आप कोई गज़ल ताज़ा कहते हैं या उसमें कुछ नए शेर होते हैं, तो कुछ दिन आपके साथ वो, इट्स लाइक अ गर्लफ्रेंड, जो करंट गर्लफ्रेंड होती है वो सबसे अच्छी लगती है। तो अलग ही नशे में रहता है आदमी। हाँ, उसमें अलग। तो अभी जिस जिस गज़ल से मैं आजकल थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब जिसके बारे में मैं सोचता ज़्यादा हूँ, या जिसके बारे में मैंने चर्चा ज़्यादा करना चाहता हूँ, जिसको मैं ज़्यादा सुनना चाहता हूँ, मैं वो सुना देता हूँ। और ये हम्म। आखिरी आज के लिए, कि इसका मतलब यूँ था कि ये कब कहा है हमने सजदा नहीं करेंगे, वाह। ये कब कहा है हमने सजदा नहीं करेंगे, तुम जिसका चाहते हो उसका नहीं करेंगे। अच्छा। ये कब कहा है हमने सजदा नहीं करेंगे, तुम जिसका चाहते हो उसका नहीं करेंगे, और तुम चाहते अगर हो हम जिद नहीं करें तो, तुम चाहते अगर हो हम जिद नहीं करें तो, तुम भी करो ये वादा नखरा नहीं करेंगे। बहुत खूब। तुम बहुत खूब। चाहते अगर हो हम जिद नहीं करें तो, तुम भी करो ये वादा नखरा नहीं करेंगे। और एक दोस्ती में हमने दिल और जान लुटा दी, एक दोस्ती में हमने ने दिलो जान उठा दी। दिल और जान लुटा दी, सोचो के इश्क में हम क्या क्या नहीं करेंगे। बहुत अच्छा। एक दोस्ती में हमने दिल और जान लुटा दी, सोचो के इश्क में हम क्या क्या नहीं करेंगे। और तुम मानो या न मानो सबसे बड़ा है धोखा, तुम मानो या तुम ना मानो, मानो सबसे या न मानो सबसे बड़ा है धोखा, उनका ये तुमसे कहना धोखा नहीं करेंगे। अच्छा। तुम मानो या न मानो सबसे बड़ा है धोखा, उनका ये तुमसे कहना धोखा नहीं करेंगे। और शेर देखें कि
उसने दिखा के पैसा, बोला करो गुलामी। वाह, उसने दिखा के पैसा, बोला करो गुलामी। हमने दिखा के गैरत, बोला नहीं करेंगे। वाह, उसने दिखा के पैसा, बोला करो गुलामी। हमने दिखा के गैरत, बोला नहीं नहीं करेंगे। और दिल चाहता है तुम पर, कर लें यकीन लेकिन, दिल चाहता है तुम पर, कर लें यकीन लेकिन, जितना वो चाहता है उतना नहीं करेंगे। अच्छा, दिल चाहता है तुम पर, कर लें यकीन लेकिन, जितना वो चाहता है उतना नहीं करेंगे। और ये शेर एकदम एक्सट्रीम रोमांस पे लेके जाता है कि लब को मिला के लब से करनी है दिल की बातें। बहुत अच्छे। लब को मिला के लब से करनी है दिल की बातें। बात है। नाराज हो गई क्या, अच्छा नहीं करेंगे। बहुत अच्छा। कि लब को मिला के लब से करनी है दिल की बातें, नाराज हो गई क्या, अच्छा नहीं करेंगे। और ये मक्ता कि मुश्किल बहुत है शेखर, फिर से न दिल लगाएं। मुश्किल बहुत है शेखर, फिर से न दिल लगाएं। कोशिश भले ही कर लें, वादा नहीं करेंगे। अच्छा है, बहुत खूब। मुश्किल बहुत है शेखर, फिर से न दिल लगाएं। कोशिश भले ही कर लें, वादा नहीं करेंगे। आपने मुझे इतनी देर बर्दाश्त किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, अरे टाइम की पाबंदी है, और वरना हम तो इस सेशन को और लंबा खींच सकते हैं। नहीं, लेकिन हम आपको दोबारा इस मंच पे बुलाएंगे जरूर, ये मेरा मुझे आपसे वादा है। बहुत खुशी होगी, बहुत आनंद आया, बहुत मजा हम आया आपसे बात आपकी करके। जर्नी के बारे में, आज आपकी लाइफ के बारे में जितना जान पाए, मेरे ख्याल हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो सब भी जो है ना और ज्यादा सुनना चाहेंगे और ज्यादा पसंद करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम निकालने के लिए, इस मंच पे आने के लिए और साथ देने के लिए, बहुत सुनने शुक्रिया। सुनाने के लिए। ये महफिल यूं ही सजी रहे। बहुत बहुत जी, शुक्रिया चंद्रशेखर आपको जी। और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई वैभव जी, और उम्मीद करता हूँ कि आपसे जल्दी ही दोबारा मुलाकात होगी। बिल्कुल, तो देखते रहिए ऊज ग्लोबल। थैंक यू सो मच।